फर्स्ट ट्रांजैक्शन, X started business with cash 50,000, goods 60,000, मशीनरी 1 लाख और फर्नीचर 50,000। चार आइटम्स के साथ बिजनेस स्टार्ट करा, चारों ही पार्ट ऑफ द कैपिटल। देखिए ओनर अपने घर से दुकान में कुछ भी लेकर के आए तो वो कैपिटल है। मान लीजिए उसके पास एक पर्सनल कार रखी हुई थी और बिजनेस में एक कार की जरूरत है, गुड्स कस्टमर तक पहुंचाने के लिए डिलीवरी वैन की जरूरत, उसने अपनी पर्सनल कार बिजनेस के काम पे लगा दी, तो ये कैपिटल है। गुड्स लाए, फर्नीचर लाए, कैश लाए, बैंक बैलेंस लाए, मशीन लाए, बाइक लाए, कुछ भी लाए, अपना पर्सनल चीज वो बिजनेस के नाम पर दे रहा है, एवरीथिंग इज कैपिटल। स्टार्टेड बिजनेस, तो सर हमारे पास चार एसेट बन जाएंगी। कैश में 50,000 प्लस, गुड्स में 60,000 प्लस, मशीनरी में 1 लाख प्लस, फर्नीचर में 50,000 प्लस। टोटल कितना हुआ जी? 2.5 2.5 2.6 2,60,000 2,60,000। सेकंड पॉइंट बताते हैं, opened a bank account by depositing 10,000 rupees out of cash। देखिए जब हम बैंक अकाउंट ओपन करते हैं तो एक इनिशियल मनी डिपॉजिट करनी होती है। तो मान लीजिए मेरे को बैंक अकाउंट खोलना है लेकिन फिलहाल ज्यादा पैसा बैंक में डिपॉजिट नहीं करना, तो भी बैंक वाले बोलेंगे आपको स्टार्टिंग में तो इतने का चेक है, इतना कैश जमा करना पड़ेगा, उसके बाद आप चाहे अगले दिन ही निकालो। कुछ क्या होते हैं प्राइवेट बैंक में प्रीमियम अकाउंट होते हैं। प्रीमियम अकाउंट खुलवाया था मैंने, उसमें क्या था कि आपको पहले दिन 5 लाख रुपए देने हैं, स्टार्टिंग अमाउंट 5 लाख, प्रीमियम अकाउंट हो जाएगा, बोले अगले दिन सारे पैसे निकालो। आपका प्रीमियम अकाउंट क्या लाएगा, आपको सारी प्रीमियम सर्विसेज मिलेंगी। फॉर एग्जांपल मुझे कैश डिपॉजिट करना है तो मुझे बैंक जाने की जरूरत नहीं है, बैंक में कॉल करूंगा, वहां से स्टाफ आएगा मेरे पास, मुझसे पैसा ले जाएगा, खुद ही जमा करना। इसमें भी लिमिट होती है कि महीने में कितनी बार हम जमा कर सकते हैं, ये नहीं कि डेली बुलाते रहेंगे उसको। तो प्रीमियम अकाउंट में फीचर बढ़ते रहते हैं। क्लियर हो गई ये बात? तो फिलहाल क्वेश्चन में क्या रहा है कि हमारे प्रोप्राइटर ने हमें बताया है कि मैं बैंक में गया 10,000 रुपए जमा करके मैंने अकाउंट खोल दिया। ठीक है जी, आप आंसर देंगे। कैश में 10,000 माइनस हो, कैश में 10,000 क्योंकि सर हमने पैसा जमा करा दिया तो हमारा कैश कम हो गया। एक नई कैटेगरी बनेगी क्या, बैंक नाम की, उसमें 10,000 प्लस करेंगे। बिल्कुल सही सर, एक नई कैटेगरी बना लीजिए एसेट साइड में, बैंक के नाम की, एक बैंक नाम की एसेट बढ़ गई और एक बैंक और एक कैश नाम की एसेट कम हो गई। अल्टीमेटली इन टोटलिटी देखा जाए टोटल एसेट उतनी ही रहेगी। हम हर एक इक्वेशन के बाद न्यू इक्वेशन निकालेंगे एक्सेप्ट फर्स्ट। हमारे पास सर कैश हो गया 40,000, गुड्स में नो चेंज, टोटल अभी भी करके देख सकते हैं आप, टोटल एसेट साइड का अभी भी 2,60,000 है। सर हाँ जी, इधर आकर लाइट पड़ गई। हाँ झाम लीजिए बेटा। थर्ड पॉइंट पे आ जाए, थोड़ा सा चैलेंजिंग पॉइंट स्टार्ट होता है, अलर्ट हो जाएंगे सभी। चैलेंजिंग पॉइंट स्टार्ट होता है थर्ड पॉइंट से, अलर्ट हो जाएं। लिखा है 1/4 ऑफ द अबव गुड्स सोल्ड at a profit of 20% on cost and 75% of the payment is received in check form। सक्षम आप ट्राई करेंगे, आपकी बारी। एक चीज बतानी है आपको सर, ठीक है ना,
सर गुड में से 15,000 माइनस हो जाएंगे। अच्छा देखिए कहते हैं गुड्स में से माइनस कर दीजिए 15,000। गुड्स कितने हैं हमारे पास 60,000 के हैं। क्वेश्चन कह रहा है उसका 1/4 कितने गुड्स हमने बेचे हैं, तो 60,000 का 1/4 कर लो, अपने आप आ जाएगा 15,000। सर गुड्स खरीदेंगे तो गुड्स बढ़ेंगे प्लस करेंगे, गुड्स बेचेंगे तो गुड्स कम होंगे माइनस करेंगे। -15,000 बिल्कुल सही है जी। थर्ड नंबर गुड्स सोल्ड। झलक आपके बारे कोई भी एक पॉइंट बताना है आपको, सीक्वेंस से चलेंगे। वन है निखिल ट्राई करेंगे। So 20% You have to calculate. 3,000 आ जाएगा सर। ठीक क्या करना उसको, फिर हम 15,000 सॉरी 15,000 में 3,000 प्लस करेंगे तो वो 18,000 आ जाएगा। उसको हम कैश में ऐड करेंगे और कैपिटल में हम प्रॉफिट ऐड करेंगे 3,000। चलिए एक वाला मैं लेता हूँ आपका कि सर इस क्वेश्चन में जो प्रॉफिट हो रहा है वो 3,000 रुपए हो रहा है। क्वेश्चन में ये बोला है कि जो गुड्स बेचे हैं ना हमने 15,000 के, ये 20% प्रॉफिट पे बेचे हैं, तो 15,000 का कैलकुलेट कर लो 20%, ये 3,000 रुपए आ गए। प्रॉफिट भी ओनर का, लॉस भी ओनर का। अगर लॉस में बेचा होता तो माइनस कर देता, प्रॉफिट में बेचा है इसलिए प्लस कर रहा हूँ। और कैश में 18,000 प्लस है। कृष्ण आप बताएं, सीक्वेंस से चलो पीछे वाला कृष्ण। समझ में नहीं आया, 15,000 में 3,000 आए थे। 15,000 की कॉस्ट है दोस्त, और क्वेश्चन क्या रहा है 20% का प्रॉफिट है। सर सॉल्व कर लीजिए। ये 15,000 कैसे आया? 15,000 कैसे आया, गुड्स हैं 60,000 के और क्वेश्चन क्या था इसका 1/4 हमने बेच दिया। गुड्स एक मिनट रुक जाइए, समझ में आ रहा है जी। गुड्स हैं टोटल 60,000 के, क्वेश्चन में कहा है 1/4 ऑफ अबव गुड्स। 60,000 का 1/4 15,000, ये ऐसा है कि कितने के गुड्स बेचे हैं। जो गुड्स बेचे हैं उसकी कॉस्ट 15,000 है और उस पे 20% का प्रॉफिट है, मतलब 3,000 रुपीस का प्रॉफिट। प्रॉफिट कैपिटल में ऐड होता है, तो इसका सर सेलिंग प्राइस हो गया 18,000। सब समझ पा रहे हैं इतनी बार? कॉस्ट प्राइस 15,000, प्रॉफिट 3,000 और सेलिंग प्राइस 18,000। हाँ जी आप आंसर दे रहे हैं। सर बैंक में 2,250 रुपीस बढ़ जाएंगे। हार्दिक आप ट्राई करें। सक्षम आप आंसर दे रहे थे कुछ? सर बैंक में 13,500 अच्छा ध्यान से देखिए, सेलिंग प्राइस टोटल 18,000 है। क्वेश्चन कह रहा है इसका 75% चेक से मिला, इसका 75% कैलकुलेट कर लो। 13,500। इतना हमें चेक की फॉर्म में मिला, तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। इतना हमें चेक के फॉर्म में मिला है तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। अब जो बाकी का बैलेंस रह गया, कितना बैलेंस रह गया? 4,500 इसको क्या माने? डेटर। कोई आंसर? सर कैश में ऐड देखो डेटर क्यों नहीं कैश क्यों बताओ? सर क्योंकि सर, हमने आप गिवन नहीं inform है, क्या हम हुआ? assume कर रहे हैं। हाँ देखो ध्यान से, गुड्स सोल्ड टू राम। ये दो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं सामने, ध्यान से देखो। इन दोनों ही क्वेश्चन में ये बात मेंशन नहीं कर रखी कि उधार में बेचा या कैश में बेचा, है ना? लेकिन पहले वाले ट्रांजैक्शन में मैं उधार प्रेज्यूम करूंगा और अगले वाली में कैश। ऐसा क्यों? क्योंकि ऊपर नाम लिखा हुआ ऊपर है। नाम लिखा है। सर नाम लिखा हुआ, ध्यान से देखो जी। हम जो अकाउंटेंट होते हैं वो मैन्युफैक्चरर के होते हैं या होलसेलर के होते हैं, दोनों का काम 99.99% उधार में होता है। मैन्युफैक्चरर उधार सामान बेचता है होलसेलर को, होलसेलर उधार सामान बेचता है रिटेलर को। तो रिटेलर की सेल होती है वो कैश की सेल होती है। रिटेलर अपना सामान बेचता है कैश में, उसको पैसा मिल जाता है, फिर वो अपना उधार चुकाता है होलसेलर का, फिर होलसेलर अपना उधार चुकाता है मैन्युफैक्चरर का। ये साइकिल चलती है। एक रिटेलर अकाउंटेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। तो जो अकाउंटेंट की जॉब कर रहे होंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, या तो मैन्युफैक्चरर के यहाँ कर रहे होंगे या कर रहे होंगे होलसेलर।
दोनों की सेल उधार की सेल होती है, इसलिए हमने इसको उधार की सेल माना। ठीक है, कुछ मेंशन नहीं था तो भी सर इसमें भी उधार मानो। इसमें उधार इसलिए नहीं मान सकते कि नाम किसका लिखा। तो इस वाले केस में मेरे बॉस ने मुझे बोला कि भाई राम को सामान बेचा, लिख ले। तो मैं सोचूंगा राम का नाम इसने डेफिनेटली लिया तो उधार में बेचा होगा, तभी तो बताया मेरे को किसको बेचा। इस वाले केस में मेरा बॉस मुझे कहता है कि सामान बेचा, लिख ले। तो चलो मैं मर्जी से मैं राम श्याम कुछ भी नाम लिख दूंगा। और मेरे बॉस ने सिर्फ इतना बोला कि सामान बेचा और लिख ले, तो डेफिनेटली कैश में बेचा होगा, वरना नाम जरूर मेंशन करता कि किसको बेचा। तो डेटर तो 50-60 होते हैं ना, तो इस वाले का नाम पे लिख देंगे वैसे। इसलिए कुछ भी मेंशन इस क्वेश्चन में तो कहीं भी नाम मेंशन नहीं है कि किसको बेचा है, तो वी हैव टू प्रेज्यूम कि जो बैलेंस है वो कैश के फॉर्म में मिला। 4500 किसी को डाउट है इसमें? अब धीरे धीरे लेवल बढ़ता रहेगा क्वेश्चंस का। 5 क्वेश्चन ऐसे बना रखे हैं, स्टार्टिंग बिल्कुल बेसिक से थोड़ा लेवल बढ़ेगा, फिर थोड़ा लेवल बढ़ेगा। हमारे पास कैश बच गया है जी 35,500, गुड्स बच गए हैं 45,000 के। सर ये तो ऐड सॉरी 4500 ऐड हुआ ना। अच्छा सॉरी 44,500 कैश, टोटल आपको हर एक इक्वेशन में चेक करना। बढ़ सकते हैं जी आगे। पॉइंट नंबर 4 क्या था? डेप्रिसिएशन लगा दो मशीनरी पर 10%। किसकी बात चल रही है? आपकी बात। सर डेप्रिसिएशन सर मशीनरी में से 10% उसका माइनस हो गया, सर 10,000। और चल अगला बता। सर कैपिटल से माइनस हो जाएगा 10,000। बिल्कुल सही है। सर एसेट की वैल्यू डाउन हो गई, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन चैप्टर नंबर 15 में सीखेंगे। डेप्रिसिएशन नाम से चैप्टर है। एसेट की वैल्यू में डाउनफॉल, एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं। 1 लाख की मशीनरी 10% से कम हो गई तो 90,000 की बच गई। एसेट की वैल्यू कम होना ही नुकसान वाली बात है, एक्सपेंस है। सारे एक्सपेंस कैपिटल से माइनस रेवेन्यू। कैश में कोई चेंज नहीं, गुड्स में कोई चेंज नहीं, मशीनरी रह गई 90,000 की। फर्नीचर बैंक में कोई चेंज नहीं। पॉइंट नंबर 5, गुड्स सोल्ड टू वाई फॉर 15,000 रुपीज। 15,000 के गुड्स बेचे। मैं आगे नहीं पढ़ता, फुल स्टॉप कर देते हैं सर। इसके बाद चल रही है रिश्ते, आप बताएं। सर गुड्स में इंक्रीज हो जाएंगे सर 15,000। आप बताएं। सर गुड्स में डिक्रीज हो जाएगी। डिक्रीज हो जाएंगे। गुड्स बेचे हैं दोस्त, हमने खरीदे नहीं है। गुड्स बेचने से कम होंगे, खरीदने से तो बढ़ेंगे। 15,000 अभी नोट मत करना आप लोग, है ना, क्योंकि मैंने अभी कंप्लीट पढ़ा नहीं ना क्वेश्चन। आधा क्वेश्चन पढ़ करके गुड्स सोल्ड टू बाय फुल स्टॉप 15,000। मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ तक होता तो आंसर कैसा होता है मैं वो लिख के दिखा रहा हूँ आपको, लेकिन क्वेश्चन तो कुछ और है तो मैं चेंज कर रहा हूँ। नोट मत करना इसलिए। अभी 15,000 गुड्स में से माइनस होंगे सर, क्योंकि गुड्स हमने बेचे हैं, हमारे गुड्स कम हो जाएंगे। आगे सर 15,000 इसमें माइनस हो जाएंगे। 15,000 कैपिटल में से माइनस,
लगा आप करेक्ट है। मान्य। सर 7,500 कैश। आगे नहीं पढ़ा मैंने क्वेश्चन, मैं फुल स्टॉप कर दिया है। गुड्स सोल्ड टू वाई 15,000 रुपीज, फुल स्टॉप। फिर आपको आंसर देना, आगे नहीं पढ़ना। सर हाँ जी। सर लाइबिलिटी में से पढ़ेंगे लाइबिलिटी में 15,000। लाइबिलिटी में बढ़ेंगे 15,000। आप बताएं। कैश में ऐड होंगे। तो कैश में माइनस सर अगर प्रॉफिट हुआ होता तो कैपिटल में ऐड करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है। सर कैश में ऐड होंगे पैसे। सर 7,000 ऐड होंगे कैश में। सर एक नया वो लाइबिलिटी बनी क्रेडिट तो उसमें थोड़ा सा ये भगवान, सारे नालायक बच्चे मेरे पास ही हैं। सर डेटर का अकाउंट। हाँ जी, पता नहीं क्यों नहीं आंसर देने नालायक हो। गुड्स सोल्ड टू वाई, वाई कौन है, डेटर है कि क्रेडिटर है? तो कैश में क्यों बोल रहे हो? और अभी एक सेकंड पहले कोई वॉइस कराया था गुड्स सोल्ड टू राम को उधार मानते हैं, तो भी कैश में प्लस किया जा रहा है। वो कुछ कैश माइनस कर रहे हैं, गुड्स भी दे रहे हो कैश भी दे रहे हो उनको। क्वेश्चन को क्वेश्चन की तरह मत लो, इमेजिन करो। गुड्स सोल्ड टू वाई पढ़ते आपके माइंड में इमेजिनेशन चल नीचे की एक शॉप है, वाई नाम का कस्टमर आया, हमने उसको उधार सामान बेचा और हमारा बॉस हमें बता रहा है कि ऐसा हुआ, लिख लो। तो मुझे करना क्या है कि मेरा स्टॉक कम हो गया और डेटर नाम की एसेट बढ़ गई। नोट नहीं करना अभी, बना रही है बात, क्लियर हो गया? अब स्टॉक कम हो गया और डेटर नाम के साथ बढ़ गई, दो काम तो होंगे। कैश में कुछ चेंज नहीं हुआ, उधार बेचा, नाम लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है, उधार मानेंगे, इसलिए कैश में नो चेंज। और प्रॉफिट की बात कहां से आ गई? क्वेश्चन में दे रखा है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, नहीं दे रखा। हमें क्या पता प्रॉफिट कितना? हमें तो इतना पता है कि 15,000 गुड्स बेचे हैं, कॉस्ट तो बताएंगे, तो वी हैव टू प्रेज्यूम वही कॉस्ट होगी वही सेलिंग प्राइस होगा, ये प्रेज्यूम करना पड़ेगा ना। तो ना अपनी साइड से 10% 20% मान लेंगे। गुड्स कम 15,000 के, डेटर बढ़ गया 15,000 के, यहां से कंप्लीट हो गया। अगर क्वेश्चन यहीं तक होता तो आप क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। एंड रिसीव्ड अ बिल्स रिसीवेबल फॉर हाफ अमाउंट फॉर 1 मंथ। द बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम से चैप्टर आएगा, उसमें सीखेंगे क्या होता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। फिलहाल छोटा सा समझाता हूं ना कि सर रिटर्न में उसने लिख करके दिया है कि मैं पेमेंट करूंगा आपको, और इसको हम चेक की तरह यूज कर सकते हैं। सामने वाले समझ लीजिए कि सामने वाले ने एक चेक दे दिया, उस पर डेट 3 महीने बाद की, मुझे ऐसी चीज है और चर्चा करेंगे डेट में चैप्टर जब आएगा। तो आधा अमाउंट तो ऐसे मिला, बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट, आधा मिला इसमें। ये एसेट होती है बिल्स रिसीवेबल। हमारे पास एक पेपर है जिसमें वाई ने साइन किया हुआ है कि मैं 7,500 रुपीज दे दूंगा 1 महीने के अंदर अंदर, तो 1 महीने बाद मैं उससे पैसे लूंगा। आई ओन 7,500 रुपीज फ्रॉम वाई, इसलिए एसेट, बिल्स रिसीवेबल इज एन एसेट। ठीक है, जो बैलेंस बच गए आधे पैसे 70 है, उसका क्या? कैश मिलता है, नहीं तो डेटर कैश या डेटर, सोच लीजिए जल्दी से आप। डेटर वाले कौन कौन हैंड रेज करें? एक बच्चा, तो कैश वाले कौन कौन हैंड रेज करें? आप सब नालायक। चलिए कोई बात नहीं। चार ट्रांजैक्शन लिखी है मैंने आपके सामने, क्वेश्चन से बाहर आ गए। पहले बेस स्ट्रॉन्ग करता है, मैक्सिमम बच्चों को अगर आपसे गलत आ रहा है तो कहीं ना कहीं कमी रही है मेरे पढ़ाने में। फिर डिस्कस करते हैं, रिवाइज करते हैं बेसिक चीज़ क्या है, उधार की और कैश की, फिर वापस क्वेश्चन पर आएंगे। आपके सामने 4 ट्रांजैक्शन लिखी है जी मैंने। गुड सोल्ड टू राम फॉर कैश, सेकंड गुड सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट, तीसरा गुड सोल्ड टू राम, और चौथा गुड सोल्ड। आप लोगों ने मुझे बताना है कि इनमें से उधार वाली ट्रांजैक्शन कौन कौन सी है और कैश वाली कौन कौन सी। पहले वाली बताएंगे, कैश या क्रेडिट? कैश। सभी सहमत हैं? Yes, sir. पक्का?
सेकंड वाली बताएं, कैश या क्रेडिट? Credit. क्रेडिट है, सभी सहमत हैं? थर्ड वाली बताएं, कैश या क्रेडिट? Credit. क्रेडिट, क्योंकि सर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है उधार या कैश, तो हम उधार मानते हैं क्योंकि हम होलसेलर रेट या मैन्युफैक्चरर के अकाउंटेंट होते हैं, नाम भी लिखा। फोर्थ वाले में क्या मानोगे? Cash. कैश। सर गुड्स बेचे इतना लिखा हुआ है लेकिन नाम तो बताया नहीं, तो हम कैसे मान ले उधार है? उधार मान भी लूं तो किसका नाम लिखूंगा? अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। गुड्स सोल्ड टू वाई 15,000, 15,000 का तो बीआर मिल गया, सॉरी 7,500, आधे अमाउंट का तो बीआर मिल गया। अब बाकी का जो बैलेंस है उसके लिए कुछ मेंशन नहीं है। गुड्स सोल्ड टू वाई पर कुछ मेंशन नहीं है, क्या मानेंगे? डेटर मानेंगे, उधार मानेंगे। अब पक्का क्लियर हो गया? नहीं भूलोगे? सर एसेट तो बढ़ती जा रही है, पेपर खत्म हो गया। तो ये इसका फाइनल आंसर है, नोट कर सकते हो आप कि गुड्स कम हो जाएंगे 15,000 के, बीआर नाम की एसेट बढ़ेगी 7,500, डेटर नाम की एसेट बढ़ेगी 7,500। कोई प्रॉफिट लॉस नहीं हुआ इसलिए कैपिटल में कुछ नहीं करा, ना पैसा आया ना पैसा गया इसलिए कैश में भी कुछ नहीं करा। सर कैपिटल में 15,000 माइनस। अच्छा, बिहार के लिख रहे सर। हाँ जी, बीआर लिखना, बी ऑब्लिक आर। स्टॉक रह गया 30,000 का, मशीनरी में कोई चेंज नहीं, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं, बैंक बैलेंस में कोई चेंज नहीं, थोड़ा मैच करते रहेंगे साथ साथ। सिक्स चैलेंजिंग पॉइंट है, तो सारी चैलेंजिंग आ रहे हैं इसमें, तो रीड करें ध्यान से, ट्राई करें। मैं पूछता हूँ 1 by 1। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग 5,000 एंड ऑन क्रेडिट costing 7,500, both at a profit of 10%. सर 5,000 वाले गुड्स कैश में, 7,500 वाले गुड्स उधार, ऐसा ही है। ये जो दोनों अमाउंट है ये कॉस्ट प्राइस है कि सेलिंग प्राइस है? कॉस्ट प्राइस है। प्रॉफिट 10% है, प्रॉफिट को कॉस्ट में क्या करो, प्लस करो कि माइनस करो? सेलिंग प्राइस जानने के लॉस होता तो माइनस कर देता। ये कॉस्ट प्राइस है, ये प्रॉफिट है और ये सेलिंग प्राइस है। पहले कैश की बात करता हूं, बताइए कैश में प्लस करूं या माइनस करूं और कितना? प्लस करेंगे, कितना? 5,500। ये समझ पा रहे हैं सभी? सर 5,000 के गुड्स मैंने बेचे कस्टमर को 5,500 में, मुझे उतना ही पैसा मिला होगा? डाउट है? कितने पैसा मिला होगा? पक्की बात है? गुड्स में बताइए प्लस करो कि माइनस करो? माइनस। सर गुड्स बेचे कमी होंगे, पक्की बात है? माइनस करेंगे 12,500। 12,500। 5,000 के गुड्स ये कम हुए और गुड्स कम हुए 700 के, यहाँ पर टोटल गुड्स कम हुए हैं 12,500 के। क्वेश्चन तो एक ही है ना ये। मशीन में कुछ नहीं करना, फर्नीचर में कुछ नहीं करना, बैंक में कुछ नहीं करना, बीआर में कुछ नहीं करना, डेटर में प्लस करूं कि माइनस करूं?
प्लस सर उधार बेचूंगा तो डेटर नाम के साथ बढ़ेगी, प्लस करेंगे कितना 8,050 सेलिंग प्राइस। जब मैं गुड्स इतने वाले इतने बेचूंगा तो डेटर से इतने पैसे लेने हैं। कैपिटल में कुछ करना है क्या ये नहीं करना? करना है कि ऐड करना प्रॉफिट है कितना 500 प्लस 750। जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल में प्लस होता है, लॉस होता तो माइनस होता है। इसको भी आप चाहो नोट करना किसी अलग जगह पर या अलग पेज पर तो कर सकते हो। जो क्वेश्चन करा रहा हूँ आज को घर जाके बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, उसके बाद आपको होमवर्क करने बैठना है। जो आपने होमवर्क किया हो शायद डाउट वगैरह आया हो तो आज की क्लास के बाद कुछ और डाउट सॉल्व हो जाएंगे, कल की क्लास के बाद और डाउट्स कम हो जाएंगे। टॉपिक सारे आने हैं। सर बुक में बना दोगे? हाँ जी हाँ मुझे आपको हाँ कंफर्टेबल है। जिसने नोट कर लिया हो न्यू इक्वेशन निकाले, जिसने न्यू इक्वेशन में निकाल लिया अगला पॉइंट सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं पढ़ दूं नोट कर लिया तुमने? यस सर। न्यू इक्वेशन कैश कितना हो गया 50,000 50,000 स्टॉक 18,000 17,500 मशीनरी 90,000 फर्नीचर 50,000 बैंक 23,500 टोटल चेक करते हैं साथ साथ। डाउट है यहाँ तक? पॉइंट नंबर 7 कैश विथड्रॉन 500 रुपीज फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। बैंक से पैसा निकाला है ऑफिस यूज के लिए। सर ये पॉइंट नंबर 2 का उल्टा नहीं हो गया? ध्यान से पढ़ो एक बार। क्या ये पॉइंट नंबर 2 का उल्टा नहीं हो गया? पॉइंट नंबर 2 में हमारे बॉस ने क्या बताया कि मैं दुकान से 10,000 रुपए कैश निकाले और बैंक में जमा कर दिए। अब क्या कह रहा है कि बैंक से पैसे निकाले और ऑफिस में रख दिए, तो बैंक कम हो गया, कैश बढ़ गया। 500 बैंक हो गया कम और कैश हो गया प्लस। कितना इजी। फिर से निकालेंगे न्यू इक्वेशन। 5 is 0 5 double is 0 टोटल चेक करते रहेंगे साथ साथ। पॉइंट नंबर 8 पे आ जाएंगे। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2000। हाँ जी सर लायबिलिटी में कमीशन रिसीव के नाम से होता है। बिल्कुल जी। एडवांस में कमीशन मिलना ये लायबिलिटी होती है। कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस एक लायबिलिटी बढ़ गई 2,000 रुपए से। और आप बताएं आगे। सर कैश में 2000 इंक्रीज हो बिल्कुल, देखो जब भी रिसीव्ड लिखा हुआ है रिसीव्ड तो कैश में तो प्लस होगा ही होगा। अगेन कोई पेपर पे तो कमीशन लिख के देगा नहीं, पैसे ही देगा। तो कमीशन रिसीव हुआ है कैश बढ़ेगा,
लेकिन वो हमारी इनकम नहीं है, क्योंकि हमें अब तक हमने काम नहीं किया उसके बदले में, एडवांस में मिला हुआ है, तो लायबिलिटी हो गई। एडवांस में पैसा मिलना हमेशा लायबिलिटी कहलाता है। कोई डाउट पूछ रहा था? पूछें। किसी के बाद आई थी डाउट पूछ रहा था शायद कोई। सर कैश हो गया हमारे पास 52,500। सर हाँ जी, सर जो 2000 लायबिलिटी में लिखा है सर वो वापस भी मांग सकता है एडवांस? वो तो हमारे टर्म्स पर डिपेंड है। देखो इस पे डाउट हम अकाउंटेंट क्यों क्वेश्चन करें? जब मेरे बॉस ने बताया एडवांस में कमीशन मिला हुआ लिख लो, हम लिख लेंगे। हम क्यों पूछेंगे सर इसको वापस कर सकते हैं क्या? हम क्यों पूछें? वो बॉस देखेगा, उसकी हेडेक है। मान लीजिए हमारा बॉस कहता है कि वापस कर दिया मैंने, तो ऐसे माइनस कर दूंगा, ऐसे माइनस कर दूंगा, पता? ठीक है। रिसीव्ड अगेंस्ट बिल्स रिसीवेबल 7500। ये सर 1 महीना पहले मुझे मिला था रिटर्न में, इसने कहा था कि 1 महीने बाद पैसे दूंगा, और 1 महीना पूरा हो गया। रिश्वत आपकी बारी। सर कैश इंक्रीज है। कैश इंक्रीज होगा, सक्षम आप बताएंगे? सर बिल रिसीवेबल माइनस कैश। हाँ जी, बिल्स रिसीवेबल नाम की जो एसेट थी ना वो गायब हो जाएगी अब, है ना? इससे पैसे मिलने थे, इसने पैसे दे दिए, ये वाली एसेट गायब हो जाएगी। मतलब वो पेपर वापस ले जाएगा ना अपना, और कैश दे जाएगा। खत्म क्वेश्चन। टोटल हो गया जी कैश 60,000, $17,500 गुड्स, 90,000 मशीनरी, 23,000 फर्नीचर, बैंक सॉरी बीआर हो गया, बैंक 23,000 है, बीआर हो गया 0, डेटर 15,750, कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस 2,000, और कैपिटल 250। नोट कर लिया जी सभी ने? कुछ क्वेश्चन में अकाउंटिंग इक्वेशन के ही क्वेश्चन के अंदर अकाउंटिंग क्वेश्चन इक्वेशन के अलावा एक और चीज मांगी जाती है जिसका नाम है बैलेंस शीट। समझते हैं क्या है? नोटिंग कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पढ़कर समझ रहे हैं। नोटिंग का टाइम अलग से दिया जाएगा। चार कॉलम होते हैं जिसके अंदर लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, तो पूरा पढ़ सकते हो अमाउंट AMOUNT या फिर ₹2 का साइन। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है कि बैलेंस शीट, अ शीट ऑफ बैलेंसेस। जिस अकाउंट का जितना बैलेंस बचा है एट द एंड उसे एक शीट पर लिख दिया जाता है, उसका नाम है बैलेंस शीट। ईयर कंप्लीट होने के बाद 31 मार्च को हर साल ये बैलेंस शीट बनाई जाती है कि एट प्रेजेंट इस कंपनी के टोटल इतनी एसेट्स हैं, इतनी लायबिलिटीज हैं। उसको कंपेयर करता है इन्वेस्टर पिछले साल की बैलेंस शीट से। पिछले साल मान लीजिए लोन 10 लाख था, इस साल लोन 8 लाख है, तो लोन कम होता जा रहा है, तो कंपनी के लिए अच्छी बात है कि अपना कर्जा चुका रही है। पिछले साल जो एसेट्स थी वो 20 करोड़ की थी, इस साल एसेट्स 25 करोड़ की हैं, एसेट बढ़ रही है, इस कंपनी में ग्रो हो रहा है। पिछले साल कंपनी में प्रॉफिट 40 लाख का था, इस बार 50 लाख का है, तो कंपनी ग्रो कर रही है, ये कम हो जाता है, माइनस में जा रही है। तो बैलेंस शीट हर कंपनी की बनाई जाती है, हर साल बनाई जाती है, चाहे कंपनी चाहे प्रोप्राइटरशिप चाहे पार्टनरशिप, कोई भी टाइप ऑफ बिजनेस हो, हर एक में बनाई जाती है। फाइनल अकाउंट चैप्टर के अंदर सीखेंगे इसको टर्म 2 में एग्जैक्ट बनाना, इनकी गाइडलाइन कैसे आती है इसके अंदर। इस चैप्टर में तो सिर्फ एक रफ आइडिया देने के लिए आपको बताई गई है कि आपके सामने लास्ट में जो बैलेंस बचे हुए
जो लास्ट में बैलेंस बचे हुए हैं वो आप लिखेंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में डेट दी जाती है कि किस डेट पर बैलेंस शीट बन रही है। जैसे हम फाइनल बैलेंस शीट तो बनाते हैं 31 मार्च को, उससे पहले भी अगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं। एक्स्ट्रा कंपलसरी वाली 31 मार्च को होती है, डेट लिखी जाती है यहाँ पर किस डेट पर बन रही है। इस क्वेश्चन में कोई डेट मेंशन नहीं है इसलिए हम डॉट डॉट करके छोड़ दें। हम एग्जामिनर को ये बता रहे हैं कि भैया हमें पता है कि यहाँ डेट आती है, आपने क्वेश्चन में दी नहीं इसलिए ब्लैंक छोड़ा हुआ। ऐसे छोड़ दोगे तो इसका मतलब हमें भी नहीं पता अच्छा डेट आती है, ये नहीं करना। हम ऐसे नहीं कर सकते कि सर कि ये फाइनल है या नहीं फाइनल है तो ईयर कैसे एज्यूम करोगे बताओ। करंट ईयर। और 31 मार्च मैंने बताया था कंपलसरी नहीं लिखा होगा किसी लॉ के अंदर। मैं अकाउंट्स अपने दिसंबर में बना रहा हूँ फाइनल, मैं अकाउंट्स अपने अक्टूबर में बना रहा हूँ फाइनल। सर कैपिटल कहाँ लिखेंगे? कैपिटल कहाँ लिखेंगे सर? आपने सिर्फ एसेट लिखी, लायबिलिटी लिखी, कैपिटल तो लिखी ही नहीं। देखिए चैप्टर नंबर 2 में पढ़ेंगे, जिसने पढ़ लिया अच्छी बात है, जिसने नहीं पढ़ा। कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी। कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी क्यों है? सुने ध्यान से। तो व्हाट इज लायबिलिटी, व्हाट इज रेवेन्यू? मेरे हाथ में पैसा आ गया, मुझे वापस नहीं करना। रेवेन्यू वापस कर। जैसे कि रेंट रिसीव हो गया, वापस नहीं करना। कमीशन रिसीव हो गया, वापस नहीं करना। रेवेन्यू सो मुझे पैसा मिला लेकिन वापस करना, इट्स अ लायबिलिटी। बैंक से लोन लिया, पैसा मिला, वापस करना। गुड्स उधार लिए क्रेडिटर से, वापस करना, पैसे वापस देने। गुड्स ने पैसे देने, उससे इक्वल है ना। हां जी, डिस्काउंट रिसीव होगा वो रेवेन्यू। सर कैसे इसमें पैसे थोड़ी मिलते हैं जो हमें टोटल पैसे। सर डिस्काउंट रिसीव्ड में हमें पैसे तो मिले ही नहीं, तो वो रेवेन्यू कैसे हो गया? आप एग्जांपल दे रहे हो पैसों का कि पैसे मिलना रेवेन्यू है, लेकिन डिस्काउंट रिसीव्ड में पैसे नहीं मिलते। देखिए पैसे का ना जाना भी आना ही है। तो मान लीजिए मैंने आपको 5000 रुपए देने हैं, आपने मुझे 500 रुपए का डिस्काउंट दे दिया। अब ये समझ लीजिए कि मैंने आपको 5000 रुपए दिए, आपने मुझे 500 रुपए दे दिए। ठीक, 500 रुपए कम गए मेरी साइड से, पैसे का आना ही, पैसे का ना जाना कुछ तो आना। अच्छा, कैपिटल सर लायबिलिटी कैसे, इस पे चर्चा कर रहे थे हम। ओनर ने जो पैसा आज लगाया है ना वो भी वापस कर दो, तो बिजनेस बंद होगा कुछ डेट फिक्स। चाहे बिजनेस 2 साल बाद बंद हो, चाहे बिजनेस 25 साल बाद बंद हो, चाहे 100 साल बाद बंद हो, कभी भी बंद हो बिजनेस, जिस दिन बंद होगा उस दिन पैसा वापस करना है ओनर का। तो कैपिटल इज अ लायबिलिटी इस वजह से। बस बाकी और लायबिलिटी जो होती है उसमें डेट मेंशन होती है। बैंक से लोन लिया 20 साल के लिए, 20 साल पैसा वापस देना है। क्रेडिटर से गुड्स लिए 3 महीने बाद 3 महीने बाद वापस करना, इसमें टाइम मेंशन होता है। कैपिटल ऐसी इसमें टाइम मेंशन नहीं, लेकिन जब बंद होगी तब वापस करना। इसलिए कैपिटल इज एन इंटरनल लायबिलिटी, लायबिलिटी साइड के अंदर ही शो। फॉर्मेट बनाएंगे आप। जितने भी आइटम बची है वो गिना सुना एक बार। बिल्स रिसीवेबल का बैलेंस नहीं बचा, उसको बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे। मतलब ऐसा नहीं है सर जिसका जीरो बैलेंस है उसका भी नाम लिख के जीरो लिख दो, नहीं। जो बैलेंस है वही इस शीट पर आएगा, जिसका बैलेंस है वही इस शीट पर आएगा। तो बिल्स रिसीवेबल हमें नहीं लिखना। सारी एसेट्स लिख दीजिए एसेट साइड में, लायबिलिटीज लिख दीजिए एसेट साइड लायबिलिटी साइड में, कैपिटल लिख दीजिए लायबिलिटी साइड में। क्वेश्चन नंबर 5 रह गया, नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट हो जाएगा ये। जो ट्रांजैक्शन क्वेश्चन नंबर 5 में है उसको स्किप करके बाकी सारे होमवर्क आप पढ़ सकते हो। लायबिलिटी में सर ये दो में आएंगे ना। हां, लायबिलिटी बोल टू आइटम सर दो क्यों? बताओ। पॉजिटिव आएंगे। अच्छा वो भी आएगा कैपिटल इंटरनल लायबिलिटी। और फिर कैपिटल और वो कमीशन रिसीव्ड में एडवांस करना है उसमें। कैपिटल 250। Commission received in advance 2000। लायबिलिटी साइड में सिर्फ 2 ही आइटम है। क्वेश्चन में क्रेडिटर होते तो वो भी आता, क्वेश्चन में आउटस्टैंडिंग सैलरी होती वो भी आता, क्वेश्चन में बैंक लोन होता तो वो भी आता।
सर जैसे बीआर जो है वो लास्ट में 0 होगा तो उसे लिखें नहीं लिखो, वो तो बताया मैंने अभी कि जिसका बैलेंस है वही आएगा शीट पर। बैंक लिखें। हर आइटम आएंगे बीआर के अलावा, वैसे रिसीवेबल के अलावा सारी सेट्स आएंगे, सारी सेट्स हैं। सर जैसे हम जैसे अपने टेबल बनाई थी उससे बैलेंस शीट निकालते हैं साल के एंड में, अगर हम हर महीने बैलेंस शीट बनाए तो साल के एंड में उसी से निकाल सकते हैं टोटल बैलेंस शीट जो निकलती है। प्रॉब्लम नॉट समझ पा रहा मैं, फिर से बताओ एक बार। हर महीने अकाउंटिंग इक्वेशन बनाई, हर महीने बैलेंस शीट बना रहे हैं हाँ हम जी। एक्स्ट्रा में, तो साल के एंड में जो 12 बैलेंस शीट 11 बैलेंस शीट होंगी उसका कोई इम्पैक्ट नहीं, उससे निकाल सकते हैं। बिल्कुल नहीं। नहीं। कोई मार्च में जो सेल हुई गुड्स की, गुड्स कम हो गए, वो थोड़ा ना बताएंगे पुराने वाली बैलेंस शीट। सर मार्च तक हम कैलकुलेटिंग करेंगे, क्योंकि 31 मार्च को बनानी है बैलेंस शीट कंफर्म। सर वो थोड़ा काउंट करेंगे अगले साल का। 31 मार्च की बैलेंस शीट तो कंफर्म बननी है। अब जो 31 मार्च को गुड्स बिके, तो 31 मार्च की बैलेंस शीट ही डिपिक्ट करेगी, है ना? नहीं सर मैं वो नहीं कह रहा था कि जैसे हमने 12 महीने की कर ली बैलेंस शीट अलग अलग बनने की, 12 महीने की बनाएंगे, हाँ मार्च जी। की भी बनाएंगे, हाँ जी। बस मार्च की होगी, मार्च की बोलो खत्म बात। तो कंप्लीट उन्हें कंबाइंड कंपाइल करेंगे लोग, ठीक है? तो हमने मार्च 12 बना की सारी ली, आएगी। गवर्नमेंट मांग रही मार्च वाली में, मार्च वाली दे दी गवर्नमेंट को, बाकी 11 वाली एक्स्ट्रा। पूरे साल के एक साथ में मांगेंगे। ये 31 मार्च की मांगेंगे ना, 31 मार्च की मांगेंगे वो तो बैलेंस शीट। लास्ट मंथ 31 मार्च को क्या पोजीशन। आते हैं एसेट साइड पर, पहली आइटम है कैश 60,000। सर 50,000 हाँ जी, कैश 50,000 60,000। अगली आइटम क्या थी? स्टॉक ठीक, यूज लिखो, स्टॉक लिखो, एक ही बात है 17,500। और नेक्स्ट मशीनरी 90,000। फर्नीचर 50,000। बैंक 23,000। डेटर्स 15730। बस टोटल कितने जमा जाएगा? टोटल में लाइनिंग करेंगे, ऊपर सिंगल नीचे डबल। डबल अंडरलाइन ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हमारा साल कंप्लीट हो गया है। डबल अंडरलाइन ये इंडिकेट करता है कि हमारा साल यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। मनी कितना है टोटल? 5,625 एसेट्स का भी चेक करें। सर वो से सर सेम ही भैया आता है कि नहीं कॉन्फिडेंस लिस्ट में सेम है हाँ जी, ये सेम ही आता है हाँ कंफर्म आना है सेम। गोल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, जो एसेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल अकाउंट इक्वेशन में ये प्रूव करा था हमने। और यहाँ पर भी देखो एक साइड एसेट्स है, एक साइड लायबिलिटी, उन इक्वल आनी ही आनी है। अगर नहीं आनी है तो कोई मिस्टेक करी है हमने अपने कैलकुलेशंस में, उसको दोबारा रिवाइज करके चेक करना एग्जाम में, ऐसा होगा। इसमें सर कोई सीक्वेंस नहीं है सेट साइड में, जो मर्जी पहले लिखो। पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद सर मैं डेटर लिखने का पहले मन करा डेटर लिख लो पहले, तो डेटर में जाता हूँ थर्ड नंबर पे, थर्ड नंबर पे लिख लो। जा रहा हूँ मशीनरी लास्ट पे, मशीन लास्ट में लिख लो। प्रोप्राइटरशिप में ऑप्शन है, पार्टनरशिप में ऑप्शन है, कंपनी में नहीं। ऑप्शन जो है वो प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप, क्योंकि उसकी बैलेंस शीट ना सिर्फ ओनर से देखते हैं, कोई देखते नहीं। कंपनी की बैलेंस शीट लाखों लोग देखते हैं, इसलिए हर चीज बिल्कुल जगह पर होनी चाहिए। 12th क्लास बुक 3 चैप्टर नंबर 1, उस चैप्टर में और कुछ भी नहीं सीखना, कोई क्वेश्चन नहीं है, बस हमें सीक्वेंस याद रखना। उस चैप्टर में ये काम करना है। 4 नंबर का आता एग्जाम में, मान लीजिए बिल्डिंग 17th नंबर पर आए तो 17th नंबर पर ही आएगा, ना 16 पे ना 14 पे।
तो सीक्वेंस याद रखना होता है कि कंपनी में कंपलसरी है। ऑप्शन जहाँ है वहाँ है प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप। आपको रीजन बता दिया मैंने आपको कि प्रोप्राइटरशिप में जो प्रोप्राइटर वही अकाउंट देखेगा, कोई इन्वेस्टर्स तो नहीं उसमें जो अकाउंट्स देखेंगे उसके। पार्टनरशिप में भी जो 4-5 पार्टनर है वही अकाउंट्स देखेंगे उनके, और कोई अकाउंट्स देखेगा नहीं। कोई इन्वेस्टर नहीं, कंपनी के अंदर लाखों इन्वेस्टर है, डेली उनकी बैलेंस शीट देखी जा रही है, फाइनल अकाउंट देखी जा रहा है, पैसा लगाया जा रहा है, पैसा निकाला जा रहा है। इसलिए उसकी बिल्कुल सीक्वेंस तरीके से सिस्टम से होनी चाहिए, हर कंपनी की सेम बने। देखो ऐसा है ना, वैसे मैंने बनाई मतलब प्रोप्राइटरशिप की। मान लीजिए मेरा जो दुकानदार है वो बैलेंस शीट अपनी बनाए और वो एड्रेस ऊपर लिखे, कैश नीचे लिखे, कोई बंदा कंपेयर करा तो शायद इतना इजीली कंपेयर नहीं कर पाएगा। अपनी मार्कशीट की बात ले लो, सीबीएसई ने मान लीजिए मार्क्स दिए हैं और जो है किसी की मार्कशीट में अकाउंट्स पहले नंबर पे है, किसी की मार्कशीट में अकाउंट्स तीसरे नंबर पे है, तो वही कंफ्यूजन हो जाएगी बच्चे को मार्क्स कंपेयर करने में। कोई और मार्क्स किसी और के पढ़ लेगा, वो सीक्वेंस में देते हैं। हर एक बच्चे का मतलब पहला नंबर इंग्लिश है तो सबका पहला नंबर इंग्लिश ही आएगा ताकि इजीली कंपेरेबल हो। जो कंपैरिजन होता है वो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में होता नहीं है, इसलिए कंपल्सरी नहीं रखा होगा। दूसरी बात, एक प्रोप्राइटर सर कहाँ अकाउंटेंट अफोर्ड कर पाएगा इतना क्वालिफाइड इस हर एक सीक्वेंस याद हो, तो एक जूनियर अकाउंटेंट से अपने अकाउंट बनवा सकता है। इसे अपने सीक्वेंस याद नहीं है कि कौन सी आइटम कहाँ की, तो ऐसे ही चल जाएगी। बेसिकली जहाँ पर उसको परेशानी है किसी को काम करने में, वहाँ उसको छूट दे रखी है, इजीनेस कर रखी है उसके लिए, और जहाँ जरूरी है वहाँ कंपल्सरी कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में मांगी हुई थी बैलेंस शीट, क्वेश्चन नंबर 4 में मतलब मैंने बनवा दिया आपसे, 3rd में नहीं बनवाया। तो इस क्वेश्चन में मांगी होती है उसमें बनाई जाती है। हालांकि आपका टर्म 1 एमसीक्यू है तो आपको ना तो अकाउंटिंग क्वेश्चन सॉल्व करनी ना बैलेंस शीट बनानी, ये सब नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर रहे हैं। बाकी इन जनरल क्वेश्चन में अकाउंटिंग क्वेश्चन के साथ साथ बैलेंस शीट मांगी होती है तो बनानी होती है, नहीं मांगी तो नहीं बनानी होती। क्वेश्चन के 2 पार्ट होते हैं मतलब, तो फिर अकाउंटिंग क्वेश्चन अलग पार्ट, बैलेंस शीट अलग पार्ट, दोनों के अलग मार्क्स होते हैं। सर अगर हम कोई कंपनी में 40% शेयर खरीदते हैं, सर हम पार्टनरशिप में आएंगे नहीं आएंगे? पार्टनरशिप वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करेंगे हम कंपनीज में। कंपनी में हम जो ओनिंग है, जो ओनरशिप हमारी होती है वो शेयर्स के अकॉर्डिंग होती है। मेरे शेयर ज़्यादा हैं तो मेरी ओनरशिप ज़्यादा होगी, शेयर्स कम तो ओनरशिप कम। पार्टनरशिप वर्ड इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। सर शेयर लेने से पार्टनरशिप तो हो भी नहीं सकती क्योंकि कोई कंपनी एक लिमिटेड शेयर निकालती है। हाँ, शेयर्स तभी परचेस किए जा सकते हैं ना। मान लीजिए कंपनी ने शेयर्स निकाले और आप सबने परचेस कर लिए, अब मुझे लग रहा कंपनी अच्छी है, मैं आपके पास गया शेयर्स खरीद लिया आपसे, फिर आपके पास गया आप सबसे शेयर्स खरीद लिए, मेरे पास हो गए 40% शेयर। ऐसा पॉसिबल है कि शेयर्स हो सकते हैं इस तरीके से, है ना। और वो देखा जाए मतलब पार्टनरशिप के इक्वल ही हो गया, पार्टनरशिप वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो मान लीजिए प्रॉफिट मान 1 करोड़ रुपये हुआ तो 40 लाख रुपये मेरा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, क्योंकि 40% शेयर्स मेरे पास है। तो पार्टनरशिप वर्ड इस्तेमाल नहीं करेंगे। और ऐसा नहीं कि मेरी चलेगी मैं पार्टनर बन गया। पार्टनरशिप फॉर्म में क्या होता है, हर एक पार्टनर का कंप्लीट राइट होता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है, डिसीजन ले सब कुछ कर सकता है। लेकिन कंपनी में अगर हम शेयर होल्डर्स को ऐसे डिसीजन पार्टनर लगे जाए, हर एक शेयर होल्डर बोलेगा मेरे हिसाब से ये करो, ब्रांच खोलो, ब्रांच मत खोलो। इसलिए वहाँ पर जो सीईओ जो कंपनी चला रहा होगा उसकी सारी ओनरशिप पर रखें। सर अगर हम लोग कोई कंपनी में शेयर खरीदते हैं, रजिस्ट्री कंपनी है, मैंने इसकी 50% शेयर खरीद लिया, कंपनी इनकी 1% की नहीं होगी, है ना। जैसे इस कंपनी उन्होंने खोली हुई है तो इसमें शेयर्स इशू कर रखे होंगे, शेयर्स काफी सारे लोगों के पास होंगे, है ना। जैसे मैंने इस कंपनी से 50% शेयर खरीद दिए, तो अब मेरे पास कोई बंदा आता है कि मुझे तुमसे इतने शेयर चाहिए, तो मैं उसको बिना पूछे दे सकता हूँ? हाँ दे सकते हो। ये बेसिकली कंपनी में अलाउड है, प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप है नहीं। मान लीजिए हम 3 पार्टनर्स हैं और ये कहीं भी कल से मेरी जगह ये पार्टनर है तो मैं डिसअलाउ कर सकता हूँ, मना कर सकता हूँ, साथ में काम नहीं करना। कंपनी में क्या दिक्कत नहीं है, साथ में काम करना ही नहीं। तो मान लीजिए मैं कंपनी चला रहा हूँ, मैं कंपनी का सीईओ हूँ, तो आप सब इन्वेस्टर ने आप सबसे पैसा लिया, मैंने कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, कंपनी ग्रो हो रही है, आप सबको प्रॉफिट का हिस्सा मिल रहा है, ठीक। तो आपका कोई, लेकिन आपका कोई राइट नहीं है पार्टिसिपेट करने का मैनेजमेंट, क्या वैसे नहीं कर रहे, वैसे नहीं कर रहे, तो नारी बात। तो आपने अपने शेयर किसी और को दे दिए तो मुझे कोई काम नहीं चलती रहेगी। जैसे अब किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो उसके बच्चों को ऑटोमेटिकली उसके शेयर्स मिल जाएंगे, उसके नॉमिनी को मिल जाएंगे ऑटोमेटिकली, कंपनी को इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसमें कोई डाउट हो तो पूछिए जी, आज भी इतना। सर जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर होल्डर होते हैं, सर वो किसी को